So hello friends, welcome to Gate Academy again. Today we will discuss the second part of the material science. कल के क्लास में मैंने आप लोगों को ओनली क्या बताया था कि मटेरियल साइंस का जो पार्ट ये यूपीपीएससी एई के लिए यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, यूपीपीएससी एई के लिए इसका ध्यान रखेंगे। ठीक है, आज हम इसका क्या करेंगे, पार्ट 2 देखने वाले हैं। पार्ट 2 देखिए, कल मैंने आपको एक क्या बताया था कि क्वेश्चंस का एक ऑरा कैसे होगा, क्वेश्चंस कैसे उठ के आएंगे, इस टॉपिक पे मैंने आपको बात किया था। ठीक है, आज हम क्या देखेंगे, आज हम जो आपको देखने वाले हैं कि एक प्रॉपर वे में क्या करेंगे, हम मटेरियल साइंस को खत्म करेंगे वन बाय वन। सो बिफोर गोइंग टू कंटेंट, जो सिलेबस मैं लेकर आया हूं आपके मटेरियल साइंस यूपीपीएससी एई के लिए, उसको जानने से पहले जो आरआरबी जेई अगर सीबीटी 1 आप लोगों ने दिला चुका है, तो सीबीटी 2 के लिए यहाँ पर एक ई बुक लॉन्च किया गया है जिसको आरआरबी जेई नेविगेटर के नाम से गेट एकेडमी ने लॉन्च किया है। इसमें देखिए, आपको भी पता है कि अब इसमें टेक्निकल सब्जेक्ट जुड़ चुका है, तो टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल, टेक प्लस नॉन टेक दोनों सब्जेक्ट क्या रहेंगे, इसमें रहेंगे। जिसमें प्रीवियसली 14 ईयर से जो सॉल्व्ड पेपर है, ठीक है, वो सारे क्वेश्चंस आपको इसमें देखने को मिलेंगे। जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें आपको देखने को मिलेंगे वो 4041 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसका प्राइस आपको रखा गया है 33333 रखा गया है। तो इसको आप लोग को ध्यान रखना है, इतने सारे क्वेश्चंस को करिए, आप देखेंगे कि आपका कॉन्फिडेंस बिल्टअप होगा, और बूस्ट कॉन्फिडेंस के साथ आप क्या करेंगे, एग्जाम में जब बैठेंगे तो आप इजीली जो है क्वेश्चंस को प्रॉपर वे में क्या करेंगे, आप डिफाइन करेंगे, और एक पोस्ट के लिए आप उस पेपर को फतह कर देंगे। तो ये आपको इन्फॉर्मेशन देना था। दूसरा इन्फॉर्मेशन, जो भी मैकेनिकल के एस्पिरेंट है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन मैं बता रहा हूँ, जो फॉलो करते हैं इसको 222 प्राइस में इस हैंड बुक को खरीद लो। आप आप ये पाओगे कि पूरे आप देखोगे कि 4 साल का जो आपका सिलेबस है ना, वो क्या करेगा, आपने समझो कि इतने में ही आपने खरीद लिया उस 4 साल के पूरे सिलेबस के कंटेंट को। ठीक है, मैंने क्या बताया, इस बुक में कॉन्सेप्ट भी देखने को मिलेगा, थ्योरी भी देखने को मिलेगा, और जो आपके फॉर्मूले हैं वो भी आपको इसमें देखने को मिलेंगे। ये यूजफुल किस किस के लिए है, गेट, पीएसयूज, कॉम्पिटिटिव एग्जाम। कहने का मतलब क्या है, दुनिया का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो रहा है, अगर वो टेक्निकल फील्ड का है, तो आप देखेंगे कि मोर देन 90% जो क्वेश्चन होता है डायरेक्ट इस हैंड बुक से ही आने वाले हैं। क्यों कि इसमें इतना ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट के साथ आपको चीज़ों को प्रोवाइड किया गया है, जिसमें थ्योरी भी है, फॉर्मूले भी है। मतलब आपको कुछ चीज़ रखना नहीं है, मतलब कुछ चीज़ आपको ऐड उसमें, मतलब आपको खुद से कुछ चीज़ें लिखने की जरूरत नहीं। क्या है, आप लिख लिख के समय बर्बाद नहीं करना है। अब इसको परचेस करके क्या करना है, आप इसको क्या करना है, आप एक अलग से पीडीएफ या वर्ड फाइल जोड़ के अब इसमें ऐड ऑन करना है। आपके जो भी रोज़मर्रा के जो ज़िंदगी में आप क्वेश्चंस बना रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उन सारी चीज़ों को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रंगीन प्रिंट आउट के साथ बेहतरीन आपको यहाँ पर एक हैंड बुक जो होता है प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, जिसका प्राइस ओनली 222 रखा गया है, एकदम अफोर्डेबल प्राइस, जिसको आप इजीली क्या कर सकते हैं, परचेस कर सकते हैं आप लोग। तो इसको आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। देखिए, यहाँ पे जो कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, मटेरियल साइंस में कल हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें देखे थे। ठीक है, मटेरियल साइंस में अगर इसके मैं कंटेंट की बात करूं कि सर इसमें पढ़ेंगे क्या, सबसे पहले तो अपने को जरूरत है कि पढ़ना क्या। कल मैंने आपको एक और बताया था कि क्वेश्चन कैसे आते हैं, किस टाइप के आते हैं। आज हम देखेंगे कि इसमें जो है हम लोग किस किस टाइप के क्वेश्चन को क्या है देखने वाले हैं, मतलब कौन कौन से टॉपिक पहले कवर करने वाले हैं। पहला जो टॉपिक देखेंगे हम, इसमें इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शन, मैं एक के बाद एक इस टॉपिक पर चलते जाऊंगा। दूसरा जो मैं टॉपिक देखूंगा, इसमें केमिकल बॉन्डिंग देखूंगा, केमिकल बॉन्डिंग। थर्ड जो हमारा टॉपिक रहेगा वो क्रिस्टेलोग्राफी। ये सब यहीं से क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। थर्ड, फोर्थ हम देखेंगे इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी, सॉरी, फोर्थ हम क्या देखेंगे, इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल।
फोर्थ, देन फिफ्थ हम देखेंगे इसमें मैग्नेटिक, सिक्स्थ जिसमें टॉपिक रहेगा सिरेमिक, सेवेंथ जो इसमें टॉपिक हम देखेंगे पॉलीमर, एट्थ जो इसमें टॉपिक रहेगा कंपोजिट्स, नाइन्थ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, नाइन्थ में क्या देखेंगे हम लोग, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। देन टेंथ में हम इसमें देखेंगे फेरस मेटल एंड अलॉयज। देन टेंथ के बाद इलेवेंथ में हम इन सारी चीजों को देखेंगे नैनो मटेरियल, और ट्वेल्थ में देखेंगे हम यहाँ पे मेटा मटेरियल। ये सारे क्वेश्चंस आपको मेटा मटेरियल, ठीक है। तो मटेरियल साइंस को, ठीक है, जो आपका यूपीपीएससी के एई का जो एक सब्जेक्ट है, इसमें इतने सारे टॉपिक को ही क्या है अपने को पढ़ना है, इससे बाहर से कुछ भी क्वेश्चंस नहीं आएगा, बस इन्हीं सारी चीजों को हमको पढ़ना है। समझ में आया क्या? इन्हीं सारी चीजों को क्या करना है हम लोग को पढ़ना है। मतलब फर्स्ट हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, देन सेकंड केमिकल बॉन्डिंग, देन थर्ड क्रिस्टलोग्राफी, इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, मैग्नेटिक, सिरेमिक, पॉलीमर, कंपोजिट, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, फेरस मेटल एंड अलॉयस, नैनो मटेरियल्स एंड मेटा मटेरियल्स। इन सारी चीज़ों को क्या करेंगे हम इसमें वन बाय वन क्या करेंगे इसमें हम लोग देखेंगे, ठीक है। मैं मटेरियल साइंस को पूरे सीक्वेंस से आपको कवर कराऊंगा, तो आपको ध्यान रखना है इन सारे टाइप के क्वेश्चंस को आपको इसके, देखिए मटेरियल साइंस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले थ्योरी करते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे एमसीक्यू फॉर्म में क्वेश्चंस लगाएंगे। आप देखेंगे कि इससे बाहर से क्वेश्चंस आपको एक भी देखने को एग्जाम में नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो आज हम एकदम स्ट्रक्चरल वे में पढ़ाई करने वाले हैं मटेरियल साइंस का, सबसे पहला जो है इसका टॉपिक इंट्रोडक्शन, वो हम क्या करते हैं स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन किस टाइप से आएंगे, कहाँ से आएंगे, वो डायरेक्ट आपको लिखते जाना है कॉपी में। आप देखेंगे कि क्वेश्चन जो होता है वहां से एक भी बाहर से क्वेश्चन आपको नहीं आए हैं, ठीक है। वेट अ मिनट, ओके नाउ, ओके। मटेरियल साइंस, अगर मैं मटेरियल साइंस की बात करूं, ठीक है, तो इसमें हम जैसे कि मैंने बताया क्या मटेरियल्स के जो प्रॉपर्टी है उसको देखेंगे। तो मटेरियल जो होते हैं डेफिनेटली आप जान रहे हैं तीन ही टाइप के फॉर्म पे पाए जाते हैं, ठीक है। कोई भी मटेरियल तीन टाइप के फॉर्म पे ही पाए जाएंगे। सबसे पहला सॉलिड, सेकंड में क्या रहेगा लिक्विड, थर्ड में क्या रहेगा गैसियस फॉर्म। मटेरियल तीन फॉर्म में रहेंगे, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस फॉर्म। समझ में आ गया क्या? और ये जो होता है, ठीक है, अब इसको जब अगर मैं एटम्स के बारे में बात करूं, ठीक है, एटम ये क्या होता है, ये सब वर्ड यूज होगा इसलिए आपको लिखना जरूर है। एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट which can exist independently which can exist independently। समझ में आया क्या? देखिए सॉलिड के भी एटम्स होते हैं, लिक्विड के भी एटम्स होते हैं और गैस के भी एटम्स होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से सुनेंगे, ये जो एटम्स है अब इसको कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। हम लोग मटेरियल्स के पूरे जो माइक्रो स्ट्रक्चर तक की बात करेंगे, सॉलिड,
लिक्विड, गैस, ये सब के एटम्स होते हैं। अब इस एटम के भी 3 पार्ट होते हैं क्या? इस एटम के भी 3 पार्ट होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और क्या होता है, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और क्या होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। ये चीजें हमको क्लियर हुई क्या? ठीक है, यहां तक हमको चीजें समझ में आए। अब जो चीज लिख रहा हूं वो आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। देखिए, अगर मैं बोलूं चार्ज क्या होता है, यहीं पर हम डिफाइन करते हैं इसको, अलग से काहे परेशान होंगे। प्रोटॉन, प्रोटॉन के चार्ज क्या होंगे? ये जो प्रोटॉन है इसके चार्ज क्या क्या होंगे, समझ में गए? चार्ज ऑफ प्रोटॉन की वैल्यू क्या होती है, तो आप इसकी एग्जैक्ट वैल्यू को आप देखते हैं, प्लस होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलम, सी फॉर कूलम। उसके बाद चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन ये क्या होता है, -1.6 10⁻⁻19 ठीक है। उसके बाद ये तो हो गया चार्ज ऑफ प्रोटॉन एंड चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगर मैं ये चार्ज है ना, ये जो मैं दो चीजें बताया इसको चार्ज है, ये आपको ध्यान रखना, चार्ज। इलेक्ट्रॉन हमेशा निगेटिव में रहेगा, ये प्रोटॉन क्या रहेगा, पॉजिटिव में रहेगा। यहां पर चीजें समझ में आए। अब जो यहां पर दूसरी चीजें हमको देखना है वो ये है, देखिए, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू क्या होता है, मास ऑफ न्यूट्रॉन। ये क्वेश्चन आपको पूछेगा, मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू क्या होता है, मास ऑफ न्यूट्रॉन। और यहां पर हमको, यहां पे हमको मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछेगा, तो ये आपको ध्यान रखना है 9.1 इंटू 10⁻31 kg, ठीक है। और मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन, इसकी जो वैल्यू रहेगी ये क्या रहेगा, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, -27 kg, ठीक है। ये चीज़ें हमको समझ में आ गया। मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है। इसकी वैल्यू आपको ध्यान रखना है, इसकी वैल्यू आपको ध्यान रखना है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर जो मैं आपको बता रहा हूँ उसको ध्यान रखना, मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1850 टाइम्स मास ऑफ ए प्रोटॉन। यहां तक चीजें आई होप आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। दूसरा चीज जो आपको ध्यान रखना है यहां पे वो ये है कि एलिमेंट हैविंग, अभी देखिए, एलिमेंट हैविंग द सेम, एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, सेम एटॉमिक नंबर but different, element having same atomic number but different atomic mass, atomic mass is known as, ये क्वेश्चन आएगा, is known as isotope, isotope, very important things, ठीक है।
जिस एलिमेंट का सेम एटॉमिक नंबर होगा बट डिफरेंट एटॉमिक मास होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोटोप। और अगर मैं इसको डिफाइन करूं आइसोटोप को तो कैसे लिख सकता हूं, देखिए यहाँ पर 17Cl35 और 17Cl, यहाँ पर क्या हो जाएगा 31। मतलब एटॉमिक नंबर जो होगा उसको यहाँ पर लिखा जाता है, An मतलब एटॉमिक नंबर, ठीक है, और Am मतलब होता है क्या, एटॉमिक मास, ठीक है। तो डिफरेंट एटॉमिक मास रहेगा और बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर रहेंगे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, डिफरेंट एटॉमिक नंबर रहेगा बट डिफरेंट एटॉमिक मास रहेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोटोप, ठीक है। तो इसको आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। नाउ द नेक्स्ट वन, वेरी इंपॉर्टेंट चीज, नेक्स्ट वन यहाँ पर देखते हैं हम। देखिए element having, if element having same atomic, element having same atomic mass but same atomic mass but different atomic number, atomic mass different atomic number or called आइसोबार्स। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, आइसोटोप, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, आइसोबार्स, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा S11 14, ठीक है, और इसको क्या, और सपोज Ca11 40, ठीक है। तो इस टाइप के यहाँ पर जब सेम रहेगा, है ना, यहाँ पर सेम रहेगा, सॉरी 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 ये 40 है ना, यहाँ सपोज 11, यहाँ पर सपोज 70, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सेम है, यहाँ पर क्या डिफरेंट है, तो जब नीचे पे डिफरेंट होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोबार्स, इसको ध्यान रखना है। नीचे वाले को क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर, और ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना चाहिए, क्वेश्चन इसी टाइप से आएंगे, इसी तरीके से आएंगे, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर जो एक चीज़ आपको ध्यान रखना है वो ये है, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको आपको ध्यान रखेंगे, ठीक है। मतलब C12 को क्या लिख सकते हो, 12 AMU, मतलब एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। मतलब इसको एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 12 एम। तो ये होता है एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ क्या होता है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर ये चीज़ों को आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। कुछ अलग चीज़ें जो आपके एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण, उसको देखते हैं। देखिए मतलब अगर मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, मतलब एक जनरल क्वेश्चंस लेते हैं कि वाई डिफरेंट materials have why different materials have different properties, why different materials have different properties। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं,
द इलेक्ट्रॉन, इसको अगर मैं आंसराइज करूं, इसको ध्यान से सुनिएगा, व्हाई डिफरेंट मटेरियल हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज, एकदम जनरल नॉलेज का क्वेश्चन यहां पे मैं पुट अप कर रहा हूं। द इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है, कोई भी मटेरियल में इलेक्ट्रॉन होगा, प्रोटॉन होगा, न्यूट्रॉन होगा। द इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन atoms of various element are atoms of various element are identical. Various elements are identical. Thus it follows that these are fundamental particle fundamental particles of universe, fundamental particle of universe. If it is a so, जो स्टेटमेंट लिख रहा हूं उसको ध्यान देंगे। देन why do various element behave, why does various element behave differently? डिफरेंटली, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। देखिए, दिस इज बिकॉज ऑफ this is because of difference in this is because of difference in number and arrangement number and arrangement number and arrangement of electron, proton and neutron at which each atom is each atom is compared. Why different material have the different properties? Because the कुछ नहीं होता यार दोस्त, बस इसको ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का जो अरेंजमेंट रहता है ना, वो हर मटेरियल के लिए अलग अलग होता है। इसीलिए सभी मटेरियल की प्रॉपर्टी क्या होती है, अलग अलग होता है। ये सारे जो यहाँ पर मैंने आपको कंटेंट दिया है, इसको एज इट इज़ आपको लिखना चाहिए, एज इट इज़ आपको लिखना चाहिए, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें कुछ एक और कंटेंट मैं यहाँ पर जोड़ रहा हूँ, उसको भी आपको ध्यान रखना है कि दी जनरल ए शेल और ऑर्बिट कैन कंटेंट, general cell and orbit can contain
a maximum of ये बस ये नंबर को याद रखेंगे, ये क्वेश्चन आया हुआ है 2n² इलेक्ट्रॉन where n is number of orbit, where n is number of orbit, but this rule ठीक है, अपने वर्ड में लिखेंगे इसको, बट दिस रूल there is an exception that is the outermost orbit cannot accommodate more than 8e, समझ में आ गया। यहां पर एक दूसरा पॉइंट आपको ऐड कीजिए, द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस दिया प्रेजेंट the electron present in the outer most orbit is called valency E। ठीक है, तो यहां से यहां तक जो मैंने आपको बताया, ये थ्योरी जो है, इसमें देखिए, इसको पोर्शन को देखेंगे, ठीक है। वाई डिफरेंट मटेरियल हैव द डिफरेंट प्रॉपर्टीज, क्यों होता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का क्या होता है, कंपार्टमेंट अलग होता है, और सभी के लिए अरेंजमेंट क्या होता है, अलग अलग होता है। समझ में आ गया? जो आप पढ़े होगे 11th 12th में, ठीक है, 2n एंड 3n n², ये सब कंपार्टमेंट में क्या होता है, अरेंज रहता है। तो हर मटेरियल के क्या रहता है, ये चीज़ें क्या होती है, अलग अलग होती है। इसीलिए क्या होता है, ये इसमें मटेरियल की प्रॉपर्टी जो होता है डिफरेंट डिफरेंट होता है। दूसरा चीज़ हम लोग क्या देखे, इन ए जनरल सेल एंड ऑर्बिट कैन द मैक्सिमम, ये आता है क्वेश्चन से आया हुआ है, 2n प्लस इलेक्ट्रॉन, वेयर n इज द नंबर ऑफ ऑर्बिट। समझ में आ गया? इससे ज़्यादा ऑर्बिट नहीं होना चाहिए, बट देयर रूल्स, देयर इज एन एक्सेप्शन, दैट इज द outermost orbit कैन नॉट बी accommodate more than 8e। समझ में आ गया? इसको आप ध्यान रखना है। बट डू दिस रूल, बट यहां पे डू दिस रूल, देयर इज एन एक्सेप्शन दैट इज द आउटर मोस्ट ऑर्बिट, इसको आपको ध्यान रखना है। द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज कॉल्ड द वैलेंसी। ये क्वेश्चन आता है, समझ में आ गया? यहाँ पे आपको 3 क्वेश्चन निकल गए यहाँ से, तो इसको आपको ध्यान रखना है। इस टाइप के क्वेश्चन जो होता है इलेक्ट्रॉन एग्जाम में आपको देखने को यहाँ पे मिलता है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, देखिए यहां पर क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, एनर्जी बैंड। सपोज दिस इज अ फर्स्ट एनर्जी बैंड, सेकंड एनर्जी बैंड, और क्या होता है, थर्ड एनर्जी।
ठीक है, ये क्या है हमारा, सपोज ये जो इनर मोस्ट है ये क्या हो जाएगा E1, ये क्या है उसके बाद वाला क्या हो जाएगा सपोज E2, और ये क्या हो जाएगा E3। ठीक है, जो सबसे पास रहेगा उसका एनर्जी लेवल कम रहेगा, उसके बाद बढ़ते जाएगा। ये क्वेश्चन बन गया, इसको आपको ध्यान रखना है। दूसरा चीज, ठीक है, यहाँ पे जो फॉर्मूला हम इसका यूज करेंगे, ठीक है, E इज इक्वल टू क्या होता है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस क्या होता है काइनेटिक एनर्जी, किसका, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। ये क्या है हमारा इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी मतलब क्या होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ये चीज़ें हमको समझ में आया क्या। अब देखिए, ठीक, ओके, ठीक है, यहाँ पे आपको चीज़ें समझ में आई, ओके ठीक। अब देखिए F इज इक्वल टू, इसको आपने पढ़ा होगा, 1 बाई क्या होता है 4 पाई E, यही होता है ना। ये अगर F की वैल्यू की बात करूँ तो क्या होता है 4 पाई, देखिए इसको नहीं करते हैं, ये क्या होता है लेंदी हो जाता है, यहाँ से क्वेश्चन आपको नहीं आएगा फालतू, इसको अननेसेसरी के चीज़ें बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बस आप इतना याद रखिए, यहाँ से जो क्वेश्चन आया उसको मैं करा देता हूँ, क्योंकि ये चीज़ें को टफ नहीं करना है मुझे। फॉर हाइड्रोजन एटम, फॉर हाइड्रोजन एटम, फॉर हाइड्रोजन एटम एनर्जी जो होगा, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो होगी ये क्या हो जाएगी -13.56 n का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा EV, 13.56 n का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा EV। इसको आपको क्या करना है ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये है, ये आपको क्या करना है इसको ध्यान रखना है। तो उसके बाद ये जो EV है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट ऑफ एनर्जी, यूनिट ऑफ एनर्जी। और 1 EV इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ जूल। ठीक है, 19 जूल। तो यहाँ तक हम लोगों ने ये सारी चीज़ों को देखा है ना। तो अभी के क्लास के लिए हम लोग इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास में इसके जो बेसिक प्रॉपर्टी है उसके बारे में हम लोग और देखेंगे। ठीक है, देखिए ये तो हाइड्रोजन के लिए हो गया ना। फॉर अदर्स के लिए मैं एक बार बता देता हूँ, फॉर अदर्स के लिए, फॉर अदर्स एटम, फॉर अदर्स एटम के लिए क्या हो जाएगा En इज इक्वल टू -13.56 डिवाइडेड बाय n का स्क्वायर इंटू ये होता है आपका z का स्क्वायर। ठीक है, जहां पर z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एटॉमिक नंबर, z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एटॉमिक नंबर ऑफ कोई भी एलिमेंट का। इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए, अब यहीं से जो आता है ना आपका जो चीजें पढ़े हुए क्या बोहर्स, देखिए इसको पूरा कंप्लीट कर देता हूं मैं। ठीक है, यहीं से क्या पढ़े होगे अस पर बोहर्स, बोहर्स मॉडल, अस पर बोहर्स मॉडल। ये क्या है फॉर हाइड्रोजन एटम, फॉर इसको देख लेते हैं, फॉर हाइड्रोजन एटम, फॉर हाइड्रोजन एटम एटॉमिक रेडियस जो होगा, एटॉमिक रेडियस जो होगा बोहर्स मॉडल में, उसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं En इज इक्वल टू 0.329
इंटू 10 टू दी पावर -10 n का स्क्वायर मोल। ठीक है, यह हो गया। अगर आप इसको n का स्क्वायर एंगस्ट्रॉम ए, ये सब क्वेश्चन आया हुआ है किसी न किसी तरीके से, तो इसको आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। ठीक है ना। ये एटॉमिक रेडियस की अगर मैं बात करूँगा तो सॉरी ये Rn होगा ना, एटॉमिक रेडियस Rn की वैल्यू क्या हो जाएगी ये। तो जो भी यहाँ पर मैं आपको डेटा प्रोवाइड कर रहा हूँ उसको आप कॉपी पे इत्मीनान से लिखिए। समझ में आ रहा है। ये सारे क्वेश्चन ये आए हुए क्वेश्चन हैं, यही सब क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में। इससे बाहर से आपको क्वेश्चन के लिए क्वेश्चंस देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या करते हैं, फॉर अदर्स एटम के लिए, सिमिलरली फॉर अदर्स एटम के लिए क्या हो जाएगा, फॉर अदर्स एटम के लिए जो Rn है एटॉमिक रेडियस है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0.529 इंटू 10 टू दी पावर -10 n स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा यहाँ पर z मीटर। ठीक है, इसको जब हम करेंगे तो 0.529 इंटू n का स्क्वायर z, ये क्या होता है एंगस्ट्रॉम। समझ में आ गया, एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, आप उसको ध्यान रखना है। यही सारी चीज़ें आपके एग्ज़ाम में देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, तो देखिए ये जो Rn की वैल्यू है ना एटॉमिक रेडियस, ये एग्ज़ाम में अदर्स मटेरियल के लिए मैक्सिमम जो होता है ना, ये हाइड्रोजन के लिए ज़्यादा पूछता है। हाइड्रोजन के लिए क्या होगा इसका एटॉमिक रेडियस, ये सारी चीज़ें हाइड्रोजन के लिए आपको यहाँ पे पूछेगा, तो इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, देखिए अगर मैं बोलूँ इसको तो जो एनर्जी का रेडियस होगा ना, जो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, मतलब जो आपका प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, ठीक है, जो क्लोजेस्ट जो उसका सर्कल रहेगा वहां पर आप देखेंगे कि एनर्जी कम रहेगा। जैसी चीज़ें बढ़ती जाती है उसके बैंड बढ़ते जाते हैं तो एनर्जी का लेवल क्या हो जाता है, इंक्रीज होता जाता है। ठीक है, तो जैसे ही देखो एनर्जी और एज ऑफ न्यूक्लियस, उसके बीच अगर अब अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो एज ऑफ न्यूक्लियस जो होता है, जैसे एनर्जी का लेवल बढ़ते जाएगा तो एज ऑफ न्यूक्लियस क्या रहेगा, वो बढ़ते जाएगा। तो इस चीज़ को क्या करते हैं हम, इसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। बट यहाँ पर एक चीज़ आपको मैं बता देता हूँ कि देखिए यहाँ से जो क्वेश्चंस पूछा गया है ना, ये वाला क्वेश्चंस, ठीक है, बोहर्स मॉडल फॉर द हाइड्रोजन एटम्स के लिए एटॉमिक रेडियस की वैल्यू ये पूछा गया, इसको आप ध्यान रखना, डायरेक्ट वैल्यू आपको पूछेगा। ठीक है, हाइड्रोजन की जगह कुछ भी रहे तो आप इसको चुपचाप आंख बंद करके मार देना। ठीक है, तो ये आंसर है, क्वेश्चन यहीं से उठ के आएंगे। ठीक है, तो इसलिए जो मैं नोट्स बना रहा हूँ उसको बताइए, देखो आपको ये सर्कल बना कर देगा, एनर्जी बैंड दे देगा और ये 4 ऑप्शन दे देगा, तो ये आपको ध्यान रखना है इस चीज़ को। ठीक है, यूनिट ऑफ एनर्जी ये आपको ध्यान रखना है आपको। ठीक है, 1 EV इक्वल टू, ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे, छोटे छोटे क्वेश्चंस आएंगे जो अगर नहीं पढ़े तो स्किप हो जाएंगे और जो है प्रॉब्लम में फंस जाएंगे आप। तो जो भी चीज़ें मैं करा रहा हूँ बहुत सटीक तरीके से करा रहा हूँ, इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम डिफरेंट बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे। तो आज की क्लास इतना ही। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट।